Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. दोस्तों आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और साथ ही साथ जानेंगे कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या फीचर्स होते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आपको लगे कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो जो है बहुत डिटेल होने वाली है, तो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हर स्लाइड पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो दोस्तों हमारे सामने सवाल है, व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आइए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में कहा गया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द फॉर्म ऑफ मार्केट in which there are a large number of sellers of a particular product, with each seller selling somewhat differentiated but close substitute to the product sold by the other sellers। साधारण भाषा में अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक फॉर्म है जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ढेर सारे सेलर्स हैं, और ये जो ढेर सारे सेलर्स हैं ना, बहुत सारे जो सेलर्स हैं, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट एक दूसरे के हैं। ठीक है, with each seller selling somewhat differentiated but close substitute to the product sold by the other sellers। आप समझ रहे हैं? एक बार वापस करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट फॉर्म का एक फॉर्म है जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ढेर सारे सेलर्स हैं, और ये जो ढेर सारे सेलर्स हैं ये जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो डिफरेंशिएटेड है बट एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट हैं जो बाकी के सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज सम एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली एंड सम एलिमेंट ऑफ कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को कंपटीशन नाम दिया गया है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कहा गया है कि कुछ एलिमेंट्स मोनोपोली के होते हैं और कुछ एलिमेंट्स परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं, इन द व्यू ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ मोनोपोली एंड द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स दिस टाइप ऑफ मार्केट फॉर्म इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स को, जो परफेक्ट कंपटीशन को जब आप ब्लेंड कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो एक नया मार्केट फॉर्म आएगा जिसे हम बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे सामने 6 फीचर्स हैं, जिसमें पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दूसरा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तीसरा है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, चौथा है सेलिंग कॉस्ट, पांचवा है नॉन प्राइस कंपटीशन और छठा है इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। आइए इन सारे जो फीचर्स हैं उनको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला है हमारा फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में सबसे पहली बात कही जा रही है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज दैट द नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज बट इट इज नॉट अनयूजुअली लार्ज। ठीक है, इन्होंने बोला कि पहला कैरेक्टरिस्टिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हद से भी ज्यादा नहीं है। ज्यादा है मतलब हद से भी ज्यादा नहीं। ज्यादा का मतलब आप ये मान सकते हो 20, 25, 30, 50। ठीक है, तो 50, 100 के अंदर अंदर सेलर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो मतलब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, द इम्प्लीकेशन ऑफ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फर्म इज दैट ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ स्मॉल शेयर ऑफ टोटल आउटपुट। तो ये जो इम्प्लीकेशन है लार्ज नंबर का वो ये है कि जितने भी फर्म हैं वो टोटल मार्केट आउटपुट का कुछ शेयर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, therefore the firm under monopolistic competition can reasonably assume that any action on its part will affect the rival firm so significantly that it need not bother about the reactions of the rival firms। मतलब समझ में आया? इनके कहने का मतलब यह है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स हैं वो कुछ भी करें, तो इनका कुछ भी करना मतलब प्राइस बढ़ा देना, अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस लाना, ये इतना इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ये इतना वैल्यूलेस है, मतलब इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है जिससे सामने वाले आपके राइवल फर्म को कोई फर्क पड़े। मतलब इतने सारे हैं ना कि मैंने बोला ना 100 है, तो इसमें एक क्या कर रहा है बाकी 99 को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आगे कह रहे हैं, दिस मीन्स दैट द फर्म कैन फॉलो एन इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। फर्म अपनी इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी फॉलो कर सकता है, अपनी मर्जी से प्राइसेस रख सकता है। ठीक है, इट मेक्स इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस। वो अपने खुद के
प्राइस तय करता है और अपने खुद के आउटपुट डिसीजंस तय करता है कि मुझे इतना आउटपुट बेचना है, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है और इस पर्टिकुलर प्राइस में मैं बेचूंगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ नमक 20 रुपए पैकेट भी आते हैं, कुछ नमक 100 रुपए पैकेट भी आते हैं, 100 रुपए किलो। ठीक है, तो जो कंपनी 100 रुपए किलो बेच रही है वो अपने हिसाब से अपना आउटपुट भी डिसाइड कर रही है और अपने प्राइसेस भी डिसाइड कर रही है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी बताया है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्म कैन लोअर इट्स प्राइस विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स। इट इज पार्टली फॉर दिस रीजन दैट द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर प्राइस मेकर्स। तो इन्होंने यही बोला कि यहाँ पे क्या होता है कि बीइंग अ फर्म, अगर आप प्राइस में कुछ भी बदलाव करते हैं तो इससे आपकी राइवल फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कॉम्पिटिटिव फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस मेकर्स होते हैं। अगली लाइन में साफ साफ लिखा है दे सेट देयर ओन प्राइसेस, क्योंकि आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, आप उसकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिसाइड कर रहे हो, तो प्राइसेस भी आप ही डिसाइड कर लो। ठीक है, आगे कह रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ सिचुएशन वेयर द प्राइसेस आर सेट बाय द डिसीजंस ऑफ द इंडिविजुअल फर्म्स रादर देन बाय द इम्पर्सनल मार्केट फोर्सेस। तो इम्पर्सनल मार्केट फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइवल फर्म्स आपस ही में अपने ही हिसाब से प्राइसेस सेट कर लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है, आगे कह रहे हैं देयरफॉर the monopolistic competitive firm has some market power to influence price। तो इन्होंने बोला कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स में कुछ पावर होती हैं, सम मार्केट पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो उनके पास कुछ पावर होती है ना जिससे कि वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में इन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द की एलिमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक बहुत ही की एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बच्चों जो फर्म्स हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को इन्होंने डिफाइन किया है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा हियर each firm produces a product that is somewhat different from the product produced by its competitors but it is not entirely distinct product। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने बोला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से डिफरेंट है ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन पूरी तरीके से अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फर्म मोबाइल बना रहा है तो दूसरा टीवी बना रहा है, तीसरा लैपटॉप बना रहा है, ये तो अलग कंडीशन हो गई। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपनीज जैसे मोबाइल फोन बना रही हैं, किसी ने पीछे 3 कैमरा दे दिया अलग डिजाइन में, किसी ने 2 कैमरा दे दिया, किसी ने फ्रंट में 2 कैमरा दे दिया, ठीक है, फ्लैश लाइट के साथ, किसी ने नहीं दिया। तो ये कंडीशन यहाँ पे आती है। ठीक है, डिफरेंट तो है लेकिन पूरी तरीके से डिफरेंट नहीं है। इन्होंने आगे बताया कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। इन्होंने बोला जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट है लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब कि अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो आप वीवो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सीधी बात। अगर आप सैमसंग यूज कर रहे हैं तो आप लावा यूज नहीं करेंगे या कोई सस्ता वाला फोन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो फैसिलिटी क्वालिटी आपको सैमसंग में मिल रही है वो बाकी सब में नहीं मिलेगी, जो क्वालिटी आपको एप्पल के आईफोन में मिल रही है वो बाकी में नहीं मिलेगी। तो सब्सटीट्यूट तो है लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजेनस बट दे आर नॉट ऑल टुगेदर डिफरेंट एज वेल। ये होमोजेनस नहीं है। होमोजेनस का मतलब आप समझ रहे हैं, आलू किसी भी ठेले से खरीद लो, आलू आलू ही होता है, उसका काम ही वही होता है, वो दिखने में भी सेम ही होते हैं, ठीक है, टेस्ट में भी सेम होते हैं, उसे हम होमोजेनस बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजेनस, लेकिन लगभग लगभग इनकी चीजें काम करना, अंदर के पार्ट्स जो भी हैं लगभग लगभग मिलते जुलते ही होते हैं। आगे इन्होंने बोला दे आर सिमिलर इनफ टू बी रिगार्डेड एज समवॉट कमोडिटी बट आर sufficiently different so that the consumers tend to regard them different from each others। इन्होंने बोला कि ये इतने सिमिलर होते हैं कि हम इन्हें कमोडिटी, सेम कमोडिटी तो कंसिडर करते हैं लेकिन इतना डिफरेंस इनके अंदर होता है कि हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे और बातें बोली गई हैं। इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टू वेज। दो हिसाब से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्स्टली इन्होंने बोला प्रोडक्ट्स में बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट itself such as the physical and chemical components of the product
डिफरेंस इन क्वालिटी, साइज, डिजाइन, कलर और डिफरेंस इन पैकेजिंग। तो पहला आप समझ गए कि कंपोनेंट्स जिस जिस चीज से वो बना है वो केमिकल कंपोनेंट्स अलग हो सकता है, फिजिकल शेप साइज अलग हो सकता है, क्वालिटी अलग हो सकता है, क्वांटिटी अलग हो सकता है, डिजाइन अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, पैकेजिंग अलग हो सकता है। तो ये पहला है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। फॉर इंस्टेंस द कैलोरी कंटेंट ऑफ डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स में डिफर और डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शर्ट्स में डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म्स ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर मिक्स। आप समझ रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स जो शर्ट बना रहे हैं वो जो भी पॉलिस्टर और कॉटन की मात्रा यूज करें अलग हो सकता है। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हुए हैं आप, तो उसके अंदर जो भी शुगर की मात्रा है, ठीक है, कैलोरीज की मात्रा है, वो अलग फॉर्म अपने हिसाब से सेट करती है। सेकेंडली इन्होंने बोला प्रोडक्ट्स में बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन सराउंडिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आप समझ रहे हैं कि किस कंडीशन में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा दीज कंडीशंस सराउंडिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट relate to the location of the seller, his reputation, efficiency, courtesy, trustworthiness, credit facility, etc. तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का कि किस लोकेशन पे वो सामान बिक रहा है। आप बर्गर ठेले से भी खरीद सकते हो, मैकडोनल्ड से भी ले सकते हैं आप, और एयरपोर्ट पे जाइए तो एयरपोर्ट पे आपको नहीं लगता कि वहां कुछ ओवर प्राइस हैं सारी चीजें। ठीक है, तो किस लोकेशन पे आप सेम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की कैटेगरी में चला आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। इन्होंने बोला कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लाइक परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इन द इंडस्ट्री। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री भी है, फ्री एग्जिट भी है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स में। ठीक है, देयर इज freedom of entry in the sense that new firms are free to produce the close substitute to the product produced by others but with a different brand name। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको भी मौका मिल रहा है, आप भी किसी प्रोडक्ट की श्रेणी में एंटर कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड नेम से आप किसी भी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट बनाना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। इन्होंने कहा सिमिलरली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एग्जिस्टिंग फर्म डिसाइडिंग टू लीव द इंडस्ट्री। तो जैसे फ्री एंट्री है, जब मर्जी तब आप एंटर कर जाओ, जब मर्जी तब आप उस इंडस्ट्री को छोड़ दो। ठीक है, आगे कह रहे हैं द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इज दैट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। तो इन्होंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जो फर्म है वो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, फ्री एंट्री वुड इंश्योर दैट देयर आर नो एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। फ्री एंट्री ये इंश्योर करता है कि कोई सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। अगर किसी भी फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे फर्म्स उस कैटेगरी के अंदर एंटर कर जाते हैं और आउटपुट बढ़ा देते हैं। तो जब आउटपुट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ जाएगी डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाएगी। तो जो भैया आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे वापस नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली फ्री एग्जिट वुड इंश्योर दैट नो फर्म इनकर्स लॉसेस इन द लॉन्ग रन। तो फ्री एग्जिट का मतलब यह है कि लॉन्ग रन में किसी फर्म को ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट के बारे में। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। सेलिंग कॉस्ट में कह रहे हैं एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज दैट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन compete with each other by incurring selling cost or expenditure on sales promotion of their product। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वो ये है कि जो फर्म्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो एक दूसरे से compete कैसे करते हैं, सेलिंग कॉस्ट के बेसिस के ऊपर, और जो खर्चा वो कर रहे हैं सेल्स प्रमोशन में। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट इज द, अब बता रहे हैं कि सेलिंग कॉस्ट है क्या। इन्होंने बोला सेलिंग कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट थ्रू वेरियस सेल्स प्रमोशन मेजर्स। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट एक तरीके का खर्चा है फर्म का जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो खर्चा करते हैं ताकि सेल बढ़ सके। अगला कह रहे हैं द सेल्स प्रमोशन मेजर्स में टेक द फॉर्म ऑफ persuasive or competitive advertisement like advertisement in newspaper, टीवी commercials etc। तो जो सेल्स प्रमोशन मेजर है फर्म का, ठीक है, वो टीवी से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करा दिया, न्यूज़पेपर से एडवर्टाइजमेंट करा दिया, आजकल सोशल मीडिया से भी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने कंक्लूड की हैं। These measures may take the form of door-to-door campaign, discount offers as well।
तो इसमें डोर टू डोर कैंपेन तक है और डिस्काउंट ऑफर भी देते हैं। आगे कह रहे हैं द पर्पस ऑफ दीज sales promotion measures by the producer of a particular brand is to lure away the consumers from the other brands by persuading them to buy his brand rather than others। तो ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है, वो ये है कि पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको पसंद आ जाए तो आप हमारे ब्रांड को यूज कीजिए, जिस ब्रांड को यूज कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, बेसिकली इसीलिए ये लोग इतना सेलिंग कॉस्ट करते हैं। अगला है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन में इन्होंने क्या कहा, नॉन प्राइस कंपटीशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन एक एसेंशियल पार्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन compete with each other not merely by price cutting but also by the basis of non price competition। ठीक है, प्राइस तो कट करते ही है ना, अपनी लागत कम कर देते हैं, साथ ही साथ नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है, जैसे प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, इनकरिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी लास्ट पॉइंट है हमारा। इसमें इन्होंने कहा अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैन फॉलो एन इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरीके से आजाद है फर्म अपनी मर्जी से प्राइस सेट करने के लिए, जो मर्जी वो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहे हैं कि इट कैन मेक इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस। ये अपने खुद के प्राइसेस सेट करते हैं और खुद के आउटपुट डिसीजंस लेकर के आते हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं इट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू सम एक्सटेंट। ये प्राइस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कुछ एक्सटेंट तक बढ़ा घटा सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। अगला कह रहे इट मीन्स दैट अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द प्राइस मेकर फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी फर्म है वो क्या है, वो प्राइस मेकर है अपने प्रोडक्ट का, वो अपने हिसाब से प्राइस तय कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है 10 फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सेट देयर ओन प्राइसेस बट द मार्केट डिमांड डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सेल्स एट दीज प्राइसेस। समझ में आ गया कि प्राइसेस तो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, आउटपुट भी अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन मार्केट की जो डिमांड है वो तय करती है कि जिस प्राइस पे आप जितना आउटपुट बेच रहे हो बिकेगा कि नहीं। ऑन दिस नोट आई होप एंड बिलीव कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।